क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए, ध्यान से देखिएगा यह खबर, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? सबसे सनसनीखेज दावा जिसने ईरान को हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। दूसरी खबर जो आ रही है, 35,000 लोग मारे गए, 15,000 बच्चों की दर्दनाक मौत, और बाइडेन ने कहा कि गाजा में नरसंहार नहीं हुआ है। तीसरी खबर, बाखमुख खार्कीव की जंग में विध्वंस ज़ेलेंस्की क्या कीव को गंवाने वाले हैं? यह बड़ा सवाल है। और चौथी खबर, बारामूला में रिकॉर्ड मतदान, आतंकी क्यों परेशान? 90 के दशक की कौन सी घटना ज्यादा वायरल हुई है? और पांचवी खबर, 2 करोड़ की कार, 2 मौत और सजा, 300 शब्दों का निबंध। क्या पुणे के रईसजादे की जेब में है सिस्टम? फिक्र आपकी में सबसे पहले एक्सक्यूज मी, वो सवाल जिनके जवाब पूरी दुनिया को अब तक नहीं मिले। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए या तकनीक का सहारा लेकर उनकी हत्या की गई? इस सवाल पर आज भी कई चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई हैं, लेकिन पहले रईसी के जनाजे से जुड़े आज कुछ वीडियोस देखिए, ये तस्वीरें देखिए। मातम है, काले कपड़ों में लोग हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और ये देखिए एक झलक पाने को वहां पर इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति के जनाजे में शामिल होने के लिए पूरा ईरान सड़कों पर उतरा है। ईरानी झंडे लिए हुए लोग रईसी की फोटो लहराते हुए तबरीज शहर के चौक से रवाना हुए। हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने राष्ट्रपति को आखिरी विदाई दी। पूरा ईरान इस मौके पर गमज़दा। तबरीज में मातम के बाद उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से तेहरान लाया गया। रईसी शुक्रवार को अपने शहर मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे, लेकिन आज जनाजे में शामिल उनके प्रशंसकों के मन में बस एक ही सवाल था, यह हादसा है या हत्या? आखिरी पलों में रईसी के साथ अजरबैजान बॉर्डर पर आसमान में क्या कुछ हुआ? पूरा ईरान अपने राष्ट्रपति की अचानक हुई मौत से सदमे में है, और दुनिया में रईसी की मौत पर क्या कुछ चल रहा है वो भी देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अलग अलग थ्योरीज फ्लोट की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कई सारे फैक्ट सामने रखे जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसमें कई ऐसे एंगल हैं जो बताते हैं कि यह साजिश थी। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर ईरान के अंदर अपहीवल हुआ, यानी कुछ ऐसे हालात बने जो वहां पर परिस्थितियां बेकाबू हुई, तो शायद इन्वेस्टिगेशन हत्या की ओर मुड़ जाए। ऐसा भी शक है कुछ एक्सपर्ट्स को। रईसी की मौत पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। चीन और रूस को रईसी की मौत में साजिश की बू आ रही। चीन ने कल तो रूस ने आज रईसी की मौत पर सवाल खड़े किए। रूस चीन दोनों ईरान को जांच में सहयोग देंगे। अमेरिका और इजराइल रईसी की मौत में षड्यंत्र की बात खारिज कर चुके हैं, लेकिन इससे अलग कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे। खराब मौसम की जानकारी पायलट को क्यों नहीं थी? 3 में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम की चपेट में क्यों आया? ईरान अजरबैजान इलाके की वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी क्यों पाई गई? क्या रईसी के हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाया गया? अब यह रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि रईसी की मौत इतनी रहस्यमयी क्यों। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई या उनकी साजिशन हत्या की गई? इसे समझने के लिए रईसी के आखिरी पलों का ये वीडियो फिर से देखना चाहिए। रईसी अजरबैजान की यात्रा से लौट रहे थे, चॉपर में बैठे थे और बॉर्डर के पास मौसम साफ दिख रहा था। ये दूसरा वीडियो देखिए। रईसी के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर फैल चुकी थी, टॉपर को ढूंढा जा चुका था, हेलीकॉप्टर का मलबा दिख रहा था, तब वहां का मौसम बिल्कुल साफ था। ये तीसरा वीडियो देखिए। रईसी और उनके साथ के बाकी लोगों का शव जब ढूंढ लिया गया, तब अजरबैजान बॉर्डर के पास जोल्फा इलाके में मौसम बेहद खराब था। इससे पता चलता है कि इस इलाके में मौसम बार बार बदल रहा था। लेकिन बिगड़े हुए मौसम की भनक रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट को क्यों नहीं लगी? क्या हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में पायलट का हाथ हो सकता है? पूरी दुनिया में दूसरी थ्योरी यह भी चल रही है, जो कि बड़ी अजीबोगरीब है, कि रईसी के हेलीकॉप्टर को लेजर वेपन से टारगेट किया गया। इसी वजह से काफिले में चल रहे बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स को कुछ नहीं हुआ और सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर ही आग का गोला बन गया। इस थ्योरी के पीछे
अमेरिका इजराइल दोनों पर शक किया जा रहा है। इसकी दो वजह हैं। पहली, ऐसा कहा जा रहा है कि रईसी की अजरबैजान यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 विमान ने बाकू में लैंडिंग की थी। ये लैंडिंग कई सालों में पहली बार हुई थी। और दूसरी, ये पूरा इलाका कभी मोसाद की जासूसी का गढ़ रहा है। वहाँ आज भी मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। मोसाद ऐसे कत्ल को अंजाम देने में माहिर है। तो क्या अमेरिका की सेना और इजराइल की एजेंसी मोसाद ने मिलकर रईसी के खिलाफ आसमानी साजिश रची? मैं खुद एक हवाई चालक हूँ। मैं 10 साल हेलीकॉप्टर चलाए हैं पहाड़ों में, और बैड मौसम के अंदर इट्स एन ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हेलीकॉप्टर। और वहाँ 3 हेलीकॉप्टर थे। थियोरेटिकली संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि लेज़र को पहले ही ग्राउंड पे फिक्स किया होना चाहिए। इसका मतलब आपको तमाम मूवमेंट पहले पता होना चाहिए, किस जगह से आएगा, कब आएगा, किस टाइम पर आएगा। ये सारी चीज़ें असंभव है। विजिबिलिटी जीरो थी, तो फिर लेजर वेपन कैसे इस्तेमाल हो सकता है? लेकिन इजराइल को जानने वाले लोग मानते हैं कि वो ऐसा कारनामा कर सकता है, पहले भी कर चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसिन फखरीजादे की हत्या 27 नवंबर 2020 को इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कुछ इसी तरह से की थी। तब लेजर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन किलर रोबोट मशीन गन से उनकी हत्या की थी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। एक बड़ा सवाल यह है कि अब वहां पर अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ईरान एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए जाना जाता है। जितने भी नाम सामने आएंगे, यकीन मानिए उनमें से एक भी नाम नहीं होगा, कोई सरप्राइज पैकेज होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या वो इंसान भी रईसी के जितना हार्डलाइनर होगा? अब यहां पर सवाल खड़ा यह होता है कि ईरान के अभी के हालात क्या हैं? क्या यह देश मातम से निकलने के बाद एकाएक भड़क उठेगा, जल उठेगा? क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करता है कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। इजराइल के पास ऐसा लेजर वेपन है जिसका नाम आयरन बीम है, लेकिन वो सिर्फ इजराइल में ही तैनात हो सकता है। उसे इजराइल से इतनी दूर इन दुर्गम इलाकों में ले जाकर सेटअप करना और खराब मौसम में रईसी के हर मूवमेंट की जानकारी बतौर तस्वीरों के साथ रख पाना, दोनों ही चीजें नामुमकिन है। यह बात और है कि रईसी 40 साल पुराने अमेरिकी बेल हेलीकॉप्टर में सवार थे, और ऐसे हेलीकॉप्टर के नेविगेशन में बदलाव करके पायलट को भटकाया जा सकता है। लेकिन एक इत्तेफाक दिखा, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले और इसमें तेजी लाने वाले 3 टॉप लीडर्स की मौत 4 साल के भीतर हुई। 19 मई को रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, नंबर 1। 27 नवंबर 2020 को तकनीक का सहारा लेकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। और 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ड्रोन अटैक में मारे गए। कासिम सुलेमानी की हत्या में सीधे सीधे अमेरिका और मोहसिन फखरीजादे की हत्या में इजराइल का नाम आया था। इसीलिए ईरान के मित्र देश चीन और रूस को लगता है कि रईसी की मौत भी षड्यंत्र का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रईसी की मौत के लिए इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो उसमें ना रूस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना चीन, क्योंकि हेलीकॉप्टर अमेरिकन था और अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से अमेरिका कभी भी इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, खुद ईरान भी इस हादसे को साजिश की नजर से देखने लगा है। अभी तक ईरान आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ बघेरी ने हादसे की जांच का ऐलान किया। बघेरी ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई। जांच टीम में ईरान मिलिट्री, एविएशन और एक्सपर्ट शामिल हैं। जांच टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना साजिश थी या हादसा, इसका पता लगाएगी। स्पेशल टीम हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का जो है विस्तार से पता लगाने की कोशिश करेगी। रईसी की मौत से जुड़ा कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ईरान में लोगों के गले नहीं उतर रहा है, और यह शक ज्यादा है कि ईरान के दुश्मनों ने उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिया। क्योंकि 3 दिन पहले ही IAEA चीफ ने वार्निंग दी थी कि ईरान 7 से 14 दिन में परमाणु परीक्षण कर सकता है। उसे 7 दिनों में 5 से 6 परमाणु बम बनाने का ईंधन तैयार कर लिया। तो क्या ईरान रईसी की मौत के बाद अब परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा?
इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान रुकेगा या नहीं रुकेगा, या तबाही का नया चैप्टर जुड़ेगा। रईसी की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अब अपने परमाणु कार्यक्रमों को धीमा करेगा या बंद कर देगा। तो इस पर तेहरान से विस्फोटक खबर यह है कि रईसी की मौत के बाद ईरान काफी तनाव में है। वो न्यूक्लियर वेपन कार्यक्रम में तेजी ला सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही ईरान परमाणु बमों का परीक्षण करे। इससे ईरान को दो चीजें हासिल होंगी। पहली, दुश्मनों को मैसेज जाएगा कि ईरान रईसी की मौत के बाद कमजोर नहीं पड़ा है। वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है, जब चाहे न्यूक्लियर तबाही ला सकता है। दूसरी चीज ये होगी कि उसके सहयोगी गुटों को संदेश मिलेगा कि ईरान की ताकत एक राष्ट्र के रूप में ज्यादा है और ये राष्ट्र हमेशा अपने सहयोगी संगठनों के साथ है। वैसे द पॉलिटिको की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर भी ध्यान देना होगा। रईसी की मौत के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान अपने दुश्मनों से बदला ले सकता है। इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है और अमेरिकी अधिकारियों को ईरान की ओर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने की आशंका है। ईरान में रईसी की मौत के बाद कुछ चीजें और हो सकती हैं। ब्रिटेन में ईरान नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस के उप प्रतिनिधि हुसैन आबेदिनी का दावा है कि खामनेई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, हिजबुल्ला और हुती को विध्वंसक कमांड दे सकते हैं और धार्मिक स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार विरोधी तत्वों के खिलाफ ज्यादा सख्ती दिखा सकते हैं। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो अभी रईसी का जिस तरीके से फिनरल निकल रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, शायद खamenei की कोशिश है कि उनके हाल के दिनों में उनके खिलाफ जितनी भी आवाजें मुखर थीं, एक सिंपैथी वेव अब इस घटनाक्रम के बाद वहां पर आ जाए। अमेरिका इजराइल पर घूमी शक की सुई के बीच एक संदेह ईरान के अंदर से भी उठ रहा है। ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा, ये उत्तराधिकार की लड़ाई है। ईरान के कई एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया कि रईसी की मौत के पीछे खamenei के बेटे मौलवी मुज्तबा का हाथ हो सकता है। असल में खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर के पास ही सारी शक्ति होती है। खamenei की उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। वो कैंसर से जूझ रहे हैं। रईसी उनके बाद सबसे प्रबल उत्तराधिकारी माने जाते थे, बल्कि कहा यह जा रहा था कि रईसी ही खamenei का पद लेंगे। और जिस चॉपर में ये हादसा, जिस चॉपर से ये हादसा हुआ, उसमें खamenei के दायां हाथ भी थे। खamenei के बेटे मुज्तबा का इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता था। अब चूंकि रईसी नहीं है, तब मुज्तबा उनके प्रबल उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आ सकते हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। इब्राहिम रईसी की मौत पर TV9 भारतवर्ष से बोले भारत में ईरानी राजदूत, अभी चल रही है जांच, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इराज इलाही ने कहा, अब तक की जांच में खराब मौसमी हादसे की वजह धुंध थी, बारिश हो रही थी, पायलट को कुछ नहीं दिखा। इराज इलाही ने कहा। भारत में ईरान के राजदूत हैं इराज इलाही। It is very soon to predict or say anything about the investigation. Investigation is ongoing, and as soon as possible they will reach to any conclusion, it will be released. But till now it was, according to the media, Iranian official, till now the bad weather condition was the main cause. It was foggy, rainy, and the pilot could not see its fronts. तो सुना आपने क्या कहा इन्होंने। अब इस सब के बीच में अगली कहानी रईसी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके अमेरिका इजराइल हमास युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है। तो क्या अमेरिका अभी भी गाजा में और बेगुनाहों की लाशें देखना चाहता है?
क्या 7 महीने से जारी जंग में हो रहे विनाश की वजह से जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे वो नरसंहार नहीं मानता? यहां कुछ आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। गाजा में पिछले 24 घंटों के भीतर 82 लोगों की मौत का दावा, 82। गाजा जंग में अब तक कुल 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में 9,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। मृतकों में 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों को मारते वक्त कुछ सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई हैं, जिसका हमें खेद है। उनका यह कहना है कि हमास के लड़ाके सिविलियंस के पीछे छुप रहे थे, इसलिए वहां पर कैजुअल्टीज हुई। तो यह तो एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट है कि वहां पर नरसंहार हुआ। कैसे गाजा और यूक्रेन में फर्क है और अमेरिका कैसे इस फर्क को डिफाइन कर रहा है? क्या ये आंकड़े देखकर भी बाइडेन यही कहेंगे कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है वो नरसंहार नहीं है? बीते 24 घंटों के भीतर इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में भीषण बमबारी की। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल लगातार गाजा में बारूदी आग बरसा रहा है। विध्वंस का यह दृश्य इसकी तस्दीक कर रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में भीषण बमबारी की। इजराइल की बमबारी में हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया। फ्लेयर्स के जरिए हमास की एक्टिविटी पर नजर रखी गई। पूर्वी राफा से भी इजरायली फोर्सेस के एक्शन का वीडियो सामने आया है। यहां आईडीएफ ने 130 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा सैकड़ों टनल शाफ्ट और रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट किया है। आईडीएफ ने इसे हमास के लिए एक और बुरा दिन कहा है। वीडियो में इजरायली सैनिक टैंक से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बिल्डिंग के बीच हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली अटैक के बीच हमास अल कसाम ब्रिगेड और अल कुदस ब्रिगेड ने ज्वाइंट अटैक में इजराइल के 2 मार्कावा टैंक तबाह करने का दावा किया। आईईडी के जरिए आईडीएफ के टैंक्स को टारगेट किया गया है। गाजा राफा के साथ वेस्ट बैंक में भी जंग तेज होती जा रही है। वेस्ट बैंक में कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने एंटी टैंक माइंस बिछाई हैं। ऐसी ही एक माइन को डेटोनेट करने का वीडियो सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के नूर शम्स इलाके में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। ड्रोन के जरिए इलाके में बमबारी की गई, जिसमें 4 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप इलाके में रेड की। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस की रेड में 7 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मारे गए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें कई लड़ाके मारे गए। फिर भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। अमेरिकी प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के उस कदम से भी भड़का हुआ है, जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी है। अमेरिका ने आईसीसी की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया है। हमास और इजराइल को एक जैसा बताने के आईसीसी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। गाजा में 8 अक्टूबर से विनाश जारी है। गाजा लगातार इजरायली हमलों से दहल रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार ठहराया है और नेतन्याहू के साथ इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी की है। आईसीसी नेतन्याहू को वॉर क्राइम का जिम्मेदार मान रहा है। दूसरी तरफ बाइडेन ये कहते हुए इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है, हम इसे नहीं मानते। बाइडेन ने ये बात व्हाइट हाउस में आयोजित जूइश अमेरिकन हेरिटेज मंथ इवेंट में कही। नरसंहार से इनकार करने के साथ अमेरिकी प्रशासन ने आईसीसी की तरफ से हो रही गिरफ्तारी वारंट की कोशिशों को भी खारिज कर दिया। अमेरिका का साथ मिलने के बाद नेतन्याहू ने भी आईसीसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। इजराइल और अमेरिका के स्टैंड से लगता है कि गाजा में विनाश का रण थमने वाला नहीं। अमेरिका ने भी जैसे नेतन्याहू की जिद के आगे सरेंडर कर दिया है और उन्हें गाजा में विध्वंस की खुली छूट दे दी।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को कोट किया गया था। ये एक इजरायली पब्लिकेशन ने कोट किया था और उसका यह कहना था कि जिस वक्त हमास और इजरायल के बीच लगभग डील फाइनल हो गई, उसी वक्त सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ। और अब जब यह खबर आ रही थी कि इजरायल के अंदर तनाव है, वहां की कैबिनेट में तनाव है, नेतन्याहू से कई लोग नाराज हैं, तो रईसी का चॉपर क्रैश हो गया। क्या यह इत्तेफाक है? क्या इसमें कोई लिंक है? वक्त बताएगा। आईसीसी के अरेस्ट वारंट की तैयारी पर पश्चिमी देश दो धड़ों में बंट गए। अमेरिका नेतन्याहू का बचाव कर रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कदम का समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस के साथ बेल्जियम ने भी नेतन्याहू के खिलाफ वारंट का समर्थन किया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस ने, मैं रिपीट करता हूं इसको, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करता है। फ्रांस आईसीसी की स्वतंत्रता का भी समर्थन करता है। फ्रांस ने यह भी कहा कि वो कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के कड़ाई से पालन करने को लेकर चेतावनी भी दे रहा है। नेटो देश बेल्जियम भी फ्रांस के रुख के साथ है। बेल्जियम ने कहा है कि गाजा में किए गए अपराध पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। साफ है कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के मसले पर पश्चिमी देशों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब उस जगह आपको लेकर चलते हैं जहां पर आईसीसी ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच की जंग। जिस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है, उस वक्त रूस यूक्रेन की जंग और भीषण हो गई है। कुछ घंटे पहले रूस ने बिल्होरिविका और लुहांस्क इलाके में जबरदस्त अटैक किया। ये देखिए शॉट्स। रूस ने ग्रैड और टॉस 1A से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS दोनों इलाकों में भीषण हमले किए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक के बाद एक लगातार यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रूसी आर्मी ने लगातार रॉकेट दागे और यह साफ दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग डक्स। यूक्रेन के पास इसका कोई जवाब नहीं है जिस तरीके से बम्बार्डमेंट हो रहा है। लुहांस्क, खार्किव से लेकर बाखमुख तक नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्सेस खार्किव में कमबैक की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूसी सेना उन्हें संभलने का मौका नहीं दे रही है। खार्किव में बढ़त बनाते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है। बाखमुख को भी फैब 1500 बॉम्ब से दहलाया गया। ये खार्किव में रूस के सबसे ताजा अटैक की तस्वीरें हैं। खार्किव में रूसी आर्मी लगातार बढ़त बना रही है। मॉस्को ब्रिगेड ने खार्किव के वोवचांस्क में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर अटैक किया। बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट करते हुए आर्टिलरी अटैक किया और इमारतों को तबाह कर दिया। रूसी सेना खार्किव में लगातार ऑपरेशन तेज कर रही है। खार्किव से रशियन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। ऑपरेशन में यूक्रेनी बंकर पर बेहद करीब से अटैक किया गया। पहले बंकर पर ग्रेनेड अटैक किया गया, इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। खार्किव में रूसी हमलों के बीच यूक्रेनी फोर्सेस भी कमबैक की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेनी ब्रिगेड ने खार्किव में रूसी कब्जे वाले शहरों में हमला किया है। 24 घंटे के भीतर रूस के 15 टैंक तबाह करने का दावा किया है। खार्किव में यूक्रेनी फोर्सेस ने कई जगहों पर एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया है। इसकी चपेट में आकर एक रूसी टैंक नष्ट हुआ है। धमाके के बाद रूसी टैंक में आग लग गई। खार्किव के साथ बाखमुत में जंग और प्रचंड हो गई है। बाखमुत के चासव यार में रूस ने भीषण बमबारी की। यहां फैब 1500 बम गिराए गए हैं। फैब 1500 रूस का सबसे घातक गाइडेड बम है। रूस ने तीसरी बार इस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ अटैकमस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार फिर यूक्रेनी आर्मी ने रूस के कब्जे वाले लुहांस्क को अटैकमस मिसाइल अटैक कर दहलाया है। यूक्रेन ने लुहांस्क में अटैकमस मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर भी यूक्रेनी सेना ने अटैकमस मिसाइल से हमला करा था। रण क्षेत्र का दृश्य देखकर लगता है कि पुतिन ने 5वीं बार शपथ लेने के बाद यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण ठान लिया है। पुतिन के प्रण से यूक्रेन युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का खतरा बढ़ गया है।
पिछले कुछ वक्त में देखने को मिला कि यूक्रेन लगातार रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए आप जरा, एक बार फिर से रूसी ऑयल डिपो को अटैक किया है। बेलगरोड, ये अब से कुछ क्षण पहले की तस्वीरें हैं। बेलगरोड के प्रोखरोवका इलाके में ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई है। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। जानकारी के अनुसार रशिया का करीब करीब 7 से 10% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के ड्रोन अटैक में क्षतिग्रस्त हो गया है। कल कश्मीर में 5वें चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड टूट गया। बारामूला कभी गोलियों की गूंज से थर्राता था, वहां कट्टरपंथी, अलगाववादी और आतंकवादियों के परिवारों ने लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाई। सोचिए जरा, बुजुर्गों और दिव्यांगों ने पोलिंग सेंटर पर पहुंचकर वोट किया। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अलगाववादी के परिवारों ने, ना कि आतंकवादी। फिर जो रिकॉर्ड बना वो एक नई कहानी बयां कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि 5वें चरण में मुंबई में भी वोटिंग हुई, जहां सितारों का मेला लगा। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सनी देओल, सुनील शेट्टी समेत कई बॉलीवुड के दिग्गजों ने वोट डाला। लेकिन इन सितारों के आने पर भी वोटिंग में वो कमाल नहीं हो पाया जो मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर बारामूला के लोगों ने कर दिखाया। बारामूला में 59% वोट डाले गए, जबकि मुंबई की 6 सीटों पर 47% से लेकर लगभग 55% तक मतदान हुआ है। इसीलिए इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये रिपोर्ट देखें। दशकों से आतंक और दहशत के साए में जीने वाले बारामूला ने वोटिंग के लिए उत्साह दिखाकर ये साबित कर दिया कि अब वो डर की कैद से आजाद है। हंदवाड़ा, उरी, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बडगाम और सोपोर, जिन इलाकों का नाम आप आतंकी घटनाओं के लिए बरसों से सुन रहे हैं, वहां आतंकी गोली को लोकतंत्र की बोली से जवाब दिया गया। बारामूला में सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सब वोट देने के लिए पहुंचने लगे। वोट डालना जरूरी है क्योंकि हमारे इससे बहुत फायदे आते हैं हमारे। कश्मीरी युवाओं ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम अपना नुमाइंदा अपने विजन से चुनते हैं। हमने सर आज वोट डाला है और घर के जो मतलब घर में हमारे माँ बहनें थी उनको भी हमने निकाला। कोई बीमार था कि हमने उनको यहाँ पे लाया, वोट डाला। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाउद्दीन के गृह जिले बडगाम में भी बम्पर वोटिंग हुई। ये इलाका बारामूला लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। आतंकी राह छोड़ चुका जावेद अहमद भट्ट भी वोट डालने पहुंचा। उसने किस मुद्दे पर वोट डाला, ये सुनिए। मेरा वोट जो है डेवलपमेंट के लिए है और मेरा वोट जो है एक अच्छा कैंडिडेट आए हमारे बारामूला में जो लोगों का काम करे और लोगों को जो पिछले 30 सालों से मुसीबत में जहां से निकले। वोटरों के उत्साह और भीड़ से रिकॉर्ड मतदान के संकेत मिलने लगे और हुआ भी वही। इस बार 40 साल के मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। बारामूला में इससे पहले सबसे ज्यादा 58.90% मतदान 1984 में हुआ था, जो इस बार 59% तक पहुंच गया। इससे पहले बारामूला के चुनावी इतिहास में सबसे कम 1989 में 5.48% वोटिंग हुई थी। इससे पहले चौथे चरण में श्रीनगर में 38.5% मतदान हुआ, जो 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। आज कश्मीर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए सुर्खियों में है। ये वही कश्मीर है जहां 1987 के विधानसभा चुनाव ने ही खून खराबे और आतंकवाद की चिंगारी भड़काई थी। अब देखिए किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है कश्मीर में। आतंक की राह छोड़ चुके जावेद अहमद भट्ट ने भी विकास के मुद्दे पर वोट दिया। उसने कहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आए बारामूला में जो लोगों का काम करे और लोग जो पिछले 30 साल से मुसीबत में हैं यहां से निकले। वैसे 1987 में कश्मीर में MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का उदय हुआ। ये फ्रंट घाटी में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बना था। MUF का मकसद कश्मीर में इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। जमात इस्लामी के नेतृत्व में इस्लामी पार्टियों का यह नया राजनीतिक गठबंधन। 1987 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। ऐसे में MUF को बड़ी संख्या में सीट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उससे बड़ा झटका लगा।
उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिली, जबकि एमयूएफ के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई। माना जाता है कि 1987 के चुनावों में जमकर धांधली हुई थी। चुनाव परिणाम के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। कई एमयूएफ समर्थक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाने लगे। उसके बाद वो आतंकवादी समूहों के सदस्य के रूप में लौटे। एमयूएफ उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ शाह पाकिस्तान से सैयद सलाहुद्दीन बनकर लौटा, जो आज की तारीख में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है, जबकि उस समय सलाहुद्दीन का चुनाव प्रबंधन संभालने वाला यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का प्रमुख बना। 1987 के चुनाव में हुई उसी धांधली के बाद जम्मू कश्मीर अशांत हो गया। वहां आतंकवाद का दौर शुरू हो गया। लेकिन 2024 के चुनाव की तस्वीरें बताती हैं कि अब माहौल बदल चुका है। जो चुनाव घाटी में खून खराबे की वजह बना, उसी चुनाव से बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बारामूला के लोगों को रिकॉर्ड मतदान के लिए बधाई दी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जम्मू कश्मीर में हर सूरत हाल में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, मतलब स्टेट इलेक्शंस वहां पर होने। ऐसे में ये जो ट्रेंड आ रहा है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कश्मीर में बड़े वोट प्रतिशत के पीछे कुछ खास फैक्टर्स हैं। इस बार बेहतर सुरक्षा का माहौल है। कश्मीर में 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई है। अलगाववादियों और दहशतगर्दों ने मतदान का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि ऐसी सूरत में लोग वोट करने से डरते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से भी वहां पर बदलाव आया है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी के सदस्य भी वोट करते दिखे। जमात ने बैन हटाने की भी मांग की है ताकि वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि अब वहां पर सड़कों पर पत्थर नहीं चलते, टूरिस्ट आते हैं और वहां पर चीजें बदल रही हैं। कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग से पाकिस्तान को सदमा लगा, तो वहीं अपने एक विवादित बयान से पुरी में बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा को प्रायश्चित करना पड़ा। संबित पात्रा ने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दरअसल 20 मई को जब देश के कई हिस्सों में 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, तब पीएम मोदी पुरी में संबित पात्रा के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद रोड शो में संबित पात्रा भी पीएम मोदी के साथ थे। यहीं पर संबित पात्रा ने एक चैनल से बात करते हुए कह दिया कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त थे। संबित पात्रा का यही बयान उनके गले की फांस बन गया। अब कांग्रेस ने इस मामले में पीएम मोदी पर सवाल दागे, उनसे माफी मांगने को कहा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और हमारे धर्म पर प्रहार करने का हक बीजेपी को किसने दिया? इतना घमंड। तमरे पुओ को तमरे छुआ को आपण क्षमा करंतु, मु 3 दिन उपवास करी। भूल रे उल्टा कहीदेली, मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी को भक्त। यह बहुत बड़ भूल मु जानी, किंतु अजाणत रे जाको इंग्राजी रे कहते स्लिप ऑफ टंग। संबित पात्रा की यही भूल बीजेपी को भारी पड़ सकती है। चुनावी सरगर्मियों के बीच विपक्ष ने यह मुद्दा लपक लिया है। सबसे पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। भाजपा नेता ने ओडिशा अस्मिता को चोट पहुंचाई है। राज्य के लोग इसे याद रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को सियासी हथियार बना लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत संबित के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बीजेपी को संबित पात्रा को तत्काल प्रभाव के साथ निकाल फेंकना चाहिए अपनी पार्टी से। अगर आप ईश्वर भीरू हैं, अगर आप धर्म भीरू हैं, तो आप धर्म विरोधी लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रख सकते हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच संबित पात्रा के बयान पर खूब राजनीति हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने ये सोचना चालू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर है। वैसे आपको बता दें कि पुरी लोकसभा सीट बीजेडी का गढ़ रही है। 1998 से ही ये सीट बीजेडी के पास है।
2019 के चुनाव में संबित इसी सीट से 12,000 वोटों से हार गए थे। इस विवाद का चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पुरी में अपने बयान को लेकर संबित पात्रा प्रायश्चित कर रहे हैं, तो वहीं पुणे के एक बिजनेसमैन के बेटे को शायद अब जिंदगी भर पछताना होगा। पैसे और रसूख के दम पर सिस्टम को अपने मन मुताबिक चलाने वाले इस कहानी में 2 बेगुनाहों की जान चली गई। टीवी स्क्रीन पर आप जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं वो हैं अनीश और अश्विनी। पुणे में शनिवार देर रात अपने दोस्तों से मिलने के बाद ये अपने घर जा रहे थे, तभी नशे में धुत एक रईसजादे ने अपनी 2 करोड़ की कार से उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके अगले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगा कि सिस्टम ने ही दम तोड़ दिया है। 17 साल के रईसजादे को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन सिर्फ 14 घंटे के अंदर 300 शब्दों के निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी गई। कोर्ट ने आरोपी से कहा कि आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ आरोपी को काम करना होगा। नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब छोड़ने के बारे में जानना होगा। ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन जब इस केस की गहराई में गए तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई और पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। एक्सक्यूज मी। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की कार आखिर कैसे चलती रही और उसका चालान क्यों नहीं हुआ? सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन सवालों के घेरे में। बिना नंबर प्लेट की कार सड़क पर कैसे दौड़ रही? एक्साइज डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, पब में नाबालिग को शराब क्यों परोसी गई? कार शोरूम का मालिक सवालों के घेरे में है, बिना रजिस्ट्रेशन की कार क्यों हैंडओवर कर दी गई? सवालों में पुणे के बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल भी हैं, जिसने अपने नाबालिग बेटे को कार थमा दी और पूरे सिस्टम से खिलवाड़ की। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश दिखा। कुमार विश्वास से लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद ठंडे पड़ चुके सिस्टम में थोड़ी हरकत हुई और अब इस केस में कुछ नए अपडेट्स आए। इसीलिए पहले समझिए, 2 लोगों की मौत के बदले सजा के निबंध मॉडल वाला ये केस सिर्फ 24 घंटे में कैसे उल्टी दिशा में मुड़ गया। करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग लड़के को 19 मई के दिन यानी रविवार को ही सुनवाई करके कोर्ट से जमानत दे दी गई। सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा मिली। 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया। मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने को भी कहा गया। लेकिन अब इस केस में नया अपडेट यह है कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक्शन की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना जा रहा है, क्योंकि निबंध वाले न्याय को लेकर लोग सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे और गुस्से में थे। लेकिन अब इस केस में उस पब के मैनेजर की भी गिरफ्तारी हो गई है, जहां उस नाबालिग ने बैठकर शराब पी थी और वहीं से निकलने के बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसा किया। इस केस में पुलिस पर भी मामले को दबाने के आरोप लगाए गए हैं। एमपी के जबलपुर की रहने वाली अश्विनी के नाम की लड़की की हादसे में जान गई। उसके परिवार ने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, लेकिन अब पुलिस ने पब के मैनेजर के साथ बारटेंडर को भी गिरफ्तार किया। दाग छुड़ाने की कोशिश चल रही है। पुणे की विशेष अदालत ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि नाबालिग को शराब परोसने वाला बार भी सील कर दिया गया है। हालांकि अब भी पुलिस के दावे और दलीलों पर लगे दाग कम नहीं है। ये समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें नाबालिग लड़का एक पब में अपने दोस्तों के साथ है और ये लड़का तकनीकी रूप से नाबालिग है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पब में आराम से मनमर्जियां चलाता है। फिर सड़क पर 2 करोड़ की गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। लापरवाही से 2 लोगों को कुचल कर मार देता है, लेकिन जब सजा की बात आती है तो तुरंत इसे नाबालिग वाला डिस्काउंट मिल जाता है। नियमों के अनुसार इस नाबालिग लड़के का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसने जो किया है वो 2 परिवारों को जिंदगी भर शूल की तरह चुभता रहेगा। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है और हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? पुलिस
ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको उपयुक्त प्रावधान को जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था उस पाथ पे पुलिस फर्स्ट डे से चल रही है।